प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे एनसीईआरटी साइंस कक्षा 10 अध्याय 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो आपके सेट एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और जो बच्चे एचटेट या सीटेट दे रहे हैं उन बच्चों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न रहने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, जो बच्चे चैनल को देख रहे हैं और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास का पहला प्रश्न। आंखें बंद करके हम वस्तुओं को कैसे पहचान सकते हैं? गंध से, स्वाद से, स्पर्श करके, उपरोक्त सभी। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है हम किससे देखते हैं? आँखों से। आंखें हमारी बंद है तो हम वस्तु को या तो गंध से पहचानेंगे या स्वाद से पहचानेंगे या स्पर्श करके पहचानेंगे। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या है, उपरोक्त सभी है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। हम हमारे चारों ओर के रंग बिरंगे संसार को देख सकते हैं स्पर्श करके, नेत्र से, सूंघ कर, ध्वनि से। तो देखने के कौन से ज्ञानेंद्रिय काम आती है? हमारी आँख काम आती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। किससे देखते हैं? नेत्र से। आप देख सकते हैं किससे देखते हैं? नेत्र से। आगे है नेत्र की प्रकाश संवेदी की सबसे अंदर वाली पत्ती जिस पर प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहलाती है? पुतली, नेत्रोद, दृष्टिपटल या रेटिना, कॉर्निया। तो प्यारे बच्चों, हमारी आँख जो होती है उस आँख के ऊपर क्या है, जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है वो ये क्या कहलाती है? रेटिना या दृष्टिपटल कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। तो आगे देखो इसका आंसर क्या है, दृष्टिपटल या रेटिना। तो आपको याद रखना है आँख के अंदर प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? दृष्टिपटल या रेटिना पर बनता है। और बता देता हूँ प्यारे बच्चों आपको, कैसा बनता है प्रतिबिंब? वास्तविक बनता है। पर्दे का काम कौन करता है? दृष्टिपटल या रेटिना। और कैसा बनता है? उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। तो वास्तविक और उल्टा आप याद रखेंगे। तो रेटिना या दृष्टिपटल पर जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा बनता है। तो वो दृष्टि तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क के पास पहुंचता है, वो उसका काम करती है सीधा करने का, जांचती है, परखती है हमें कैसे दिखाई देगा। तो आगे चलते हैं। प्रकाश किस झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है? तो प्यारे बच्चों, हमारी जो आँख होती है वो ऐसे होती है, यहाँ से दृष्टि तंत्रिकाएँ निकलती हैं और यहाँ लेंस लगा होता है। इसके आगे एक स्वच्छ मंडल होता है। स्वच्छ मंडल या जिसको कॉर्निया कहते हैं, उससे प्रकाश जो होता है हमारी आंखों में प्रवेश करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। किससे प्रवेश करता है प्रकाश? कॉर्निया या स्वच्छ मंडल से प्रवेश करता है। आगे चलते हैं। नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? तो प्यारे बच्चों, ये हमारा जो आँख है इस तरीके से गोलाकार संरचना है, यहाँ से दृष्टि तंत्रिकाएँ निकलती है। तो ये जो होता है इसका यहाँ से लेकर के यहाँ तक व्यास कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो याद रखोगे आप कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर 2.3 सेंटीमीटर यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे है, पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है? पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है? तो प्यारे बच्चों, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है परितारिका। कौन करती है? परितारिका। ये जो हमारी पुतली है इसके साइज को नियंत्रित करने का काम करती है, यहाँ पर होती है परितारिका। यहाँ पे क्या होती हैं? परितारिका होती है, वो करती है इसको नियंत्रित करने का काम। पुतली के साइज को छोटा बड़ा करने का काम जो है वो कौन करती है? परितारिका करती है। छोटी कब होती है? तेज़ प्रकाश में, जब अंधेरे कमरे में होते हैं तो वो बड़ी होती है। तो इसका काम है ये परितारिका का। आगे चलते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो ये तो हमने कर लिया। आगे ये भी हो गया, ये नहीं हुआ। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करती है?
तो पुतली नियंत्रित करती है। और पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है? परितारिका। जब नेत्र हमारी नेत्र के अंदर प्रकाश प्रवेश करेगा तो कम आ जाता हो, तो उस समय पुतली हमारी छोटी बड़ी होगी, उसको छोटे बड़े का काम करने का तो परितारिका करती है और प्रकाश को नियंत्रित करती है पुतली। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है। नेत्र के रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बता दिया था कैसी होती है प्रकृति। वास्तविक होती है, उल्टी होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा 1 और 2 दोनों। ठीक है, आगे चलते हैं। विद्युत तंत्रिका आवेग रेटिना से मस्तिष्क तक कैसे पहुंचाए जाते हैं? तो प्यारे बच्चों, ये हमारी आंख है। ठीक है, और यहाँ पर आपने देखा होगा आपकी आंख से ये तंत्रिकाएं निकलती हैं, इनको क्या कहते हैं? दृष्टि तंत्रिकाएं। ये जैसे ही यहाँ प्रतिबिंब बना, इसकी सूचनाएं मस्तिष्क तक लेकर के जाती हैं। कहाँ तक लेकर के जाती हैं? तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 2 दृक तंत्रिकाओं के द्वारा। नेत्र लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो प्यारे बच्चों, नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी जो होती है, जैसे ये लेंस है हमारी आँख का ये लेंस है, तो यहाँ पर होती है पक्षमापी पेशियाँ। क्या होती हैं? पक्षमापी पेशियाँ, जो नियंत्रित करती है लेंस को नियंत्रित करने का काम करती है पक्षमापी पेशियाँ, और पुतली को नियंत्रित काम करने का काम करती है परितारिका। याद रखोगे? तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। जब पक्षमापी पेशियाँ स्थिर होती हैं तो अभिनेत्र लेंस कैसा होता है? तो प्यारे बच्चों, जब स्थिर होती हैं तो अभिनेत्र लेंस होगा पतला। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। निकट की वस्तुओं को देखने के लिए अभिनेत्र लेंस कैसा होता है? निकट की वस्तुओं को देखने के लिए अभिनेत्र लेंस जो होगा मोटा होगा। ठीक है, और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए अभिनेत्र लेंस कैसा होगा? पतला होगा। याद रख लेना आप। तो आगे चलते हैं। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर सकता है क्या कहलाती है? तो प्यारे बच्चों, लेंस मोटा होता है, पतला होता है, ये जो उसको कम ज़्यादा करने की जो क्षमता होती है फोकस दूरी की, वो क्या कहलाती है? समंजन क्षमता कहलाती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। एक जो सामान्य व्यक्ति जो है, एक सामान्य मानव नेत्र की समंजन क्षमता कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होती है। यानी 25 सेंटीमीटर से कम उसको दिक्कत आती है देखने में, 25 से अनंत तक वो देख सकता है। तो नेत्र की समंजन क्षमता कितनी है? कम से कम 25 सेंटीमीटर। तो हमें किसी किताब को अगर पढ़ना है तो 25 सेंटीमीटर की दूरी बनाकर पढ़ें, और अनंत तक तो हम देख ही सकते हैं। तो 25 से अनंत तक ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। ये दोबारा से आ गया। मानव में स्पष्टतम दृष्टता की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो मैंने अभी आपको बताया है कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर दूरी होती है। मानव नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है? तो दूर बिंदु प्यारे बच्चों होता है अनंत। दूर बिंदु जो होता है अनंत, उसका कोई भी माप नहीं है। आगे है। अधिक आयु के व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला होना क्या कहलाता है? तो प्यारे बच्चों, उसको कहते हैं मोतियाबिंद। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। अधिक आयु के व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है, उसे क्या कहेंगे? मोतियाबिंद कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। प्रमुख रूप से दृष्टि के कितने सामान्य दोष हैं? तो प्यारे बच्चों, प्रमुख रूप से 3 दोष हैं। एक तो दूरदृष्टि, निकट दृष्टि, जरा दूरदृष्टिता। तो 3 दोष होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। दृष्टि का कौन सा सामान्य अपवर्तन दोष नहीं है? तो निकट दृष्टि दोष भी होता है, दीर्घ दृष्टि दोष भी होता है, जरा दूरदृष्टिता भी होता है। तो मैंने आपको अभी 3 प्रकार बताए थे बोल करके, ये 3 प्रकार तो होते हैं। क्या आपने कभी रंग दृष्टिहीनता सुना है? ये अपवर्तन से संबंधित दोष है? बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। किस दृष्टि दोष में व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को वह सुस्पष्ट नहीं देख सकता? देखो, किस दृष्टि दोष में व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता?
तो प्यारे बच्चों, हम निकट रखी वस्तुओं को देख सकता है, तो मतलब क्या, उसके पास निकट की दृष्टि है, दूर की नहीं है। तो उसे ऐसे याद करेंगे, तो उसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। आगे चलते हैं। यदि प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है तो कौन सा नेत्र दोष उत्पन्न हुआ है? प्यारे बच्चों, अगर प्रतिबिंब जो है वो रेटिना के सामने बनता है, देखो ये आपका इस तरीके से, ये कब होगा? दूर रखी कोई वस्तु है, उससे प्रकाश की किरणें आई और लेंस से अंदर प्रवेश करी, पहले ही मिल जाती है रेटिना से। तो इसमें क्या, अगर निकट की वस्तु है वो तो हमें दिखाई देगी निकट दृष्टि दोष में, दूर वाली दिखाई नहीं देगी। तो यहाँ पर पहले ही यहाँ मिल जाएगी, इस रेटिना पर नहीं मिलती, तो प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता, पहले बन जाता है। तो इस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं, जिसमें दूर की वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती, पास की दिखाई देती हैं। तो आगे चलते हैं। निकट दृष्टि दोष किस कारण उत्पन्न हो सकता है? तो लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना, नेत्र गोलक का लंबा होना, नेत्र गोलक का छोटा होना। तो ये कारण तो नहीं बनता। नेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना ये हो सकता है, नेत्र गोलक का लंबा होना हो सकता है। नेत्र गोलक कैसे ऐसे लंबा हो जाए, तो यहाँ पर पहले ही मिल जाती है प्रकाश की किरणें में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा, 1 और 2 दोनों। आगे है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का चश्मा चढ़ाया जाता है? तो प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है, जो किरणें होती है वो पहले मिलती हैं, तो इसमें क्या होगा, पहले अवतल लेंस का चश्मा चढ़ाएंगे, तो अवतल लेंस थोड़ी फैला करके डालेगा, तो वो सही मिलेगी यहाँ जाके, ठीक है। तो कौन सा लेंस होगा? ऑप्शन नंबर 1, ये अपसारी लेंस है, किरणों को फैलाता है, तो थोड़ी फैला के डालेंगे तो सही रूप से किस पे मिल जाएगी? रेटिना पर। तो निकट दृष्टि दोष को याद रखोगे, दूर करने के लिए किस लेंस का चश्मा उपयोग किया, किस लेंस का उपयोग करेंगे? अवतल लेंस का, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। दूरदृष्टि का दूसरा नाम क्या है? तो दूरदृष्टि को हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। आगे है, किस दृष्टि दोष में व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता? तो मैंने क्या बताया था? दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष का नाम से तो ऐसे लग रहा है जैसे दीर्घ का मतलब दूर की नहीं दिखाई दे रही, इसका मतलब उल्टा होता है, दूर की दिखाई देती है, निकट की दिखाई नहीं देती, उसे हम क्या कहेंगे? दीर्घ दृष्टि दोष कहेंगे। तो इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, इसमें ये हमारी लेंस है, पास रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से पीछे बनता है जाकर। तो दीर्घ दृष्टि दोष जो है उसमें ऐसा होता है, निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, नाम से उल्टा होता है। आगे चलते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना पर कहाँ बनता है? तो अभी मैंने आपको बताया कहाँ जाके बनता है, पीछे जाकर बनता है। ये आपका रेटिना है तो यहाँ पीछे जाके बनेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष किस कारण से हो सकता है? दीर्घ दृष्टि दोष जो होता है वो किस कारण से हो सकता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक होना, नेत्र लेंस गोलक का छोटा होना, फोकस दूरी का कम होना। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाएगी तो पीछे जाकर मिलेगी, नेत्र गोलक छोटा हो जाएगा तो पीछे जाके मिलेगी। तो 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। अब देखो, उसमें हम अवतल लेंस का चश्मा प्रयोग कर रहे थे निकट दृष्टि दोष में, इसमें कौन सा चश्मा प्रयोग करना पड़ेगा? इसमें देखो ये हमारी आँख है, ये हमारी आँख है, यहाँ लेंस लगा हुआ है। अब नज़दीक की वस्तुओं को जो किरणें हैं वो थोड़ी हमें ऐसे डालनी, जैसे ये कोई वस्तु है, किरणें ऐसे डालनी पड़ेगी, ऐसे डालेंगे तभी आँख के अंदर और अभिसरित होंगी और ऐसे मिल जाएंगी, ठीक है। तो कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है दीर्घ दृष्टि दोष में? दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं जिसको दिखाई नहीं देती, उत्तल लेंस का चश्मा प्रयोग किया जाता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। अगर उत्तल लेंस का चश्मा प्रयोग करेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पर बन जाएगा? रेटिना पर बन जाएगा, हमें साफ दिखाई देगा। आगे चलते हैं। जरा दूरदृष्टिता दोष क्या है? आयु के साथ नेत्र की समंजन अक्षमता घट जाती है, बिल्कुल सही बात है। निकट बिंदु दूर हट जाता है, ये भी सही बात है। पास की वस्तुओं का स्पष्ट दिखाई नहीं देता, आयु के साथ बढ़ने से ऐसा होता है। तो उपरोक्त सभी इसके सही है। आगे है, जरा दूरदृष्टिता
जरा दूरदृष्टिता दोष किस कारण उत्पन्न होता है? जरा दूरदृष्टिता दोष जो वो किस कारण उत्पन्न होता है? पक्षमापी पेशियों के दुर्बल होने के कारण। यानी पक्षमापी पेशियां जो होती है उम्र बढ़ने के साथ कमजोर हो जाती है, लेंस के आकार को बड़ा छोटा कम ज़्यादा नहीं कर सकती उसकी फोकस दूरी को। लेंस के लचीलेपन में कमी और लेंस का लचीलापन भी कम हो जाता है, जिसके कारण से ऐसा होने की संभावना होती है। तो ऑप्शन दो दोनों सही है, तीसरा गलत है, तो चौथा हो जाएगा 1 और 2 दोनों। आगे है, जरा दूरदृष्टिता दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग करते हैं? तो इसमें से तो न तो पास की दिखाई देती है न दूर की दिखाई देती है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह का चश्मा प्रयोग किया जाता है। एक नीचे लगा होता है यहाँ पर, ठीक है, नीचे लगा होता है वो तो यहाँ होता है उत्तल और यहाँ होता है अवतल। तो द्विफोक्सी लेंस जिसके नीचे का लेंस कैसा होता है? उत्तल होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो ये हमारी आँख है, आँख में इस तरह का लेंस होता है। तो आप समझ गए हो, बीच में से मोटा किनारों से पतला कैसा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, मृत्यु के कितने समय तक आंखें दान के लिए निकाली जा सकती है? कई लोगों ने सुना होगा नहीं, अपनी आंखें दान कर दी। तो मृत्यु के 4 से 6 घंटे तक, 4 से 6 घंटे तक आंखें हमारी सही रहती है, उसको हम निकाल करके दूसरे व्यक्ति को लगा सकते हैं। तो हमें अपने आंखें दान कर देनी चाहिए, जिससे दूसरा जो व्यक्ति है वो दुनिया को देख सकता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, नेत्र प्रतिरोपण में नेत्र का कौन सा हिस्सा प्रतिरोपित किया जाता है? तो कॉर्निया दान किया जाता है। कौन सा भाग दान किया जाता है? कॉर्निया दान किया जाता है, जहां से होकर प्रकाश प्रवेश करता है। आगे चलते हैं, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से बना होता है? तो प्यारे बच्चों, ये प्रिज्म है। प्रिज्म पर जब सूर्य का हम प्रकाश डालते हैं तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है ऐसे। तो कितने रंगों से मिलकर बना है? 7। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। आगे चलते हैं, श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है? प्रकीर्णन कहलाता है, विक्षेपण कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से प्रिज्म पर अगर सूर्य का प्रकाश पड़ता है या प्रकाश हम डालते हैं तो 7 रंगों में विभाजन की जो घटना है उसे कहते हैं वर्ण विक्षेपण। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, किस रंगों का विचलन अधिकतम होता है? तो प्यारे बच्चों, प्रकाश 7 रंगों में ऐसे बंटेगा, 4, 5, 6, 7। तो बैंगनी रंग जो होता है वो नीचे तरफ इस तरफ होता है, लाल ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। बेनी आहा बेजानी आहा पिनाला ऐसे याद कर सकते हो या विबग्योर से, ठीक है। तो वी नीचे आर ऊपर रेड। तो बैंगनी रंग का विचलन अधिकतम होता है। सबसे ज़्यादा मुड़ा कौन? बैंगनी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। और सबसे कम विचलन किसका होता है? लाल का। तो आगे है, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? आ गया ना, तो लाल रंग का होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। आगे चलते हैं, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सर्वप्रथम प्रिज्म का प्रयोग करके प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त किया। तो उसका नाम था इजोक न्यूटन। उसने अपनी एक डिस्क भी दी है, उस डिस्क पे 7 रंग है, उसको अगर हम घुमाते हैं तो वो सफ़ेद रंग की नज़र आती है, उसको न्यूटन की डिस्क कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है। खतरे के निशान लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं? लाल रंग आंखों के लिए अच्छा होता है, लाल रंग का विचलन न्यूनतम होता है, लाल रंग धीमे प्रकाश में भी दिखाई देता है। तो इसका लाल रंग आंखों के लिए अच्छा होता है, लाल रंग का विचलन न्यूनतम होता है, लाल रंग धीमे प्रकाश में भी दिखाई देता है। तो इसके ये सभी कारण हैं, उपरोक्त सभी। मेन कारण ये है, विचलन न्यूनतम होता है जिससे ये फैलता नहीं है और हमारी आंखों को अच्छे से दिखाई दे जाता है। आगे है, इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? तो प्यारे बच्चों, पानी की जो बूंदें हैं वो हवा में तैरती रहती हैं और एक प्रिज्म का काम करती है, जिसके कारण से प्रकाश 7 रंगों में बंट जाता है। तो यहाँ पर पानी की बूंदें किसका काम करती है? प्रिज्म का काम करती है। इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? तो प्यारे बच्चों, आपको पता है इंद्रधनुष सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है हमेशा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। आगे है,
तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो प्यारे बच्चों, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते। जैसे यहाँ कोई तारा है, यहाँ अलग माध्यम है, यहाँ अलग माध्यम है, यहाँ अलग माध्यम है, प्रकाश ऐसे आएगा तो ऐसे आएगा, विचलित होता हुआ आएगा। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश प्रवेश करता है तो वो विचलित होता है, अपवर्तित होता है, अपवर्तन की घटना होती है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही होगा। इंद्रधनुष 32 में प्रिज्म का कार्य कौन करता है? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कौन करती हैं, पानी की बूंदें काम करती हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, वास्तविक सूर्योदय तथा सूर्यास्त और आभासी सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बीच लगभग कितना अंतर होता है? अब देखते हो, जब सूर्य जो निकलता है या अस्त होता है या उदय होता है, उस समय क्या होता है, वास्तविक यहाँ होता है, थोड़ा यहाँ दिखाई देता है। तो इन दोनों के बीच, वास्तविक और आभासी के बीच जो अंतर होता है वो कितने का अंतर होता है? 2 मिनट का अंतर होता है। याद रखोगे कितने मिनट का? 2 मिनट का अंतर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी दुर्घटना प्रकाश प्रकीर्णन से होती है? गहरे समुद्र का नीला हरा रंग, आकाश का नीला रंग, सूर्य का लाल रंग दिखाई देना। तो निम्नलिखित में से कौन सी दुर्घटना प्रकाश प्रकीर्णन के कारण से होती है? सभी होती हैं। तो उपरोक्त सभी प्रकाश प्रकीर्णन के कारण से होती है। गहरे समुद्र का नीला रंग दिखाई देता या हरा रंग, आकाश का नीला रंग, सूर्य का लाल दिखाई देना, ये उपरोक्त सभी प्रकाश प्रकीर्णन के कारण होती हैं। आगे है, जब प्रकाश कभी कोलाइडी विलयन से गुजरता है तो ये कौन सा प्रभाव दिखाता है? तो टिंडल प्रभाव दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, बहुत सी सूक्ष्म कण निम्नलिखित में से किसका प्रकीर्णन कर सकते हैं? बहुत से सूक्ष्म कण निम्नलिखित में से किसका प्रकीर्णन कर सकते हैं? लाल रंग का, नीले का, श्वेत प्रकाश का, हरे प्रकाश का। तो नीले रंग का ज़्यादा प्रकीर्णन करते हैं। आगे, यदि प्रकीर्णन करने वाले कणों का साइज बहुत अधिक है तो प्रकीर्णित प्रकाश कैसा प्रतीत होता है? प्रकीर्णित करने वाले प्रकाश के कणों का साइज बहुत अधिक है तो प्रकीर्णित करने वाला कैसा प्रतीत होता है? श्वेत प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर 3 याद रखोगे। आगे चलेंगे, प्राथमिक रंग कितने होते हैं? तो प्यारे बच्चों, प्राथमिक रंगों की संख्या होती है 3। और प्राथमिक रंग जो 3 होते हैं वो होते कौन कौन से हैं? याद रख लोगे, लाल पीला नीला, लाल पीला नीला, लाल पीला नीला। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। ये प्राथमिक वर्ण क्यों है? इनको मिलाकर के हम के सातों रंग बना सकते हैं। 7 के 7 रंग इन दोनों को, तीनों को मिला करके बना सकते हैं। लाल पीला मिलाए अलग बनेगा, पीला नीला मिलाए अलग मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही होगा। आगे है, लाल वर्ण के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य नीले प्रकाश की अपेक्षा लगभग कितने गुना होती है? तो लाल की नीले रंग के प्रकाश की अपेक्षा लगभग कितने गुना होती है? 1.8। 1.8। तो देखो, उल्टा सिस्टम होता है, जिसका विचलन ज़्यादा उसकी तरंग दैर्ध्य कम, जिसका विचलन कम उसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा। तो लाल रंग कम विचलित होता है तो तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है। नीला रंग जो है, आप देखो ऐसे, जब प्रिज्म में से ऐसे गुजरता है तो लाल यहाँ ऊपर होता है तो उसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा, विचलन कम होगा, और विचलन जिसका ज़्यादा होगा उसका तरंग दैर्ध्य कम होगा। एक दूसरे से ये उल्टे होते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट, किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? तो प्यारे बच्चों, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। आकाश नीले रंग का किस कारण दिखाई देता है? तो पहले हमने 3 घटनाएं पढ़ी थी। तो प्रकाश प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आगे है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो उसका कारण भी प्रकाश प्रकीर्णन है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, आगे नहीं है। और प्यारे बच्चों, इस अध्याय के जो आज हमने MCQ किए, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।